नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, हम सभी बात करते हैं कि बिहार का चमकता इतिहास रहा है, चमकता ललाट रहा है। तो यह उपलब्धि जो है केवल किसी एक क्षेत्र में उपलब्धि की वजह से नहीं है। यदि ऐतिहासिक पन्नों को पलटोगे तो आपको दिखेगा कि बिहार जो है भूतकाल में अनेक सारी उपलब्धियों को समाहित किए हुए है, अनेक सारी उपलब्धियों को इसने प्राप्त किया है। इसमें एक क्षेत्र आता है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट यह सेक्शन है। यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से हमेशा प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाल कला। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली हमने जो हमारा पहला वीडियो था जो कि हम लेके चल रहे हैं अचीवर बैच में आर्ट एंड कल्चर को, पहला वीडियो लेक्चर हमारा कला के इंट्रोडक्शन के बारे में था। उसमें मैंने बताया था कि कला होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके साथ साथ कला के वर्गीकरण वगैरह के बारे में चर्चा करते हुए मॉडर्न पीरियड को, मॉडर्न कला को कैसे समझना है मैंने आपको बताया था। अभी हम चर्चा करेंगे पाल कला के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीवियसली बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। मैंने आपसे बताया कि देखिए, हम किसी भी टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं तो उससे संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं या प्रीवियसली जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड 65वीं बीपीएससी हाल फिलहाल में देखें तो 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट करें तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालें। कला क्या होती है? जब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति का अंतः जागरण होता है और जीवन चूंकि ऊर्जा का महासागर है, तो यही ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को कला के रूप में उभारती है। और कला के प्रदर्शन के लिए, बाह्य प्रदर्शन के लिए व्यक्ति को कौशल और परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये व्यक्ति है ना, ये पर्सन है, पर्सन का निर्माण कैसे होता है? पर्सन का निर्माण होता है उसके वातावरण से, उसके खान पान से, उसके धर्म से, उसके नीतियों से, उसके दर्शन से। जब वो व्यक्ति का निर्माण होता है और वह कलात्मक स्वरूप किसी को प्रदर्शित करता है या कलात्मक स्वरूप किसी भी चीज का हो, वो उकेरता है, उसका बाह्य प्रदर्शन करता है, तो उसके व्यक्तित्व का झलक जो है उसके कला पर भी पड़ता है। तो यूं कहें, इन शॉर्ट, यदि सिंपल ठेठ भाषा में जो आसानी से समझ जाए, लेमैन भी समझ जाए, कि कला पे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, चारित्रिक, दार्शनिक, धार्मिक हर एक तरीके का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये फॉर्मूला है, आप ध्यान में रखना। जो सांसारिक हित है ना, उसका प्रभाव कला पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ये सारे आयाम कला को प्रभावित करते हैं। इसीलिए तो पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का इसके साथ क्या संबंध है। मैंने बताया ना कि धार्मिक प्रभाव भी कला पे पड़ता है। तो ये अमूमन मैंने क्वेश्चन के बारे में बता दिया और एक साइंटिफिक फॉर्मूला बता दिया कि कला पे जो है किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसे तोड़ते हैं, उसका एक फ्रेमिंग करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कोई मकान का फॉर्मेशन होता है ना, तो क्या करते हैं, पहले हम बताने इतना ईंटा लगेगा, इतना गारा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतनी मजदूरी लगेगी, ऐसे ऐसे करना है। तो इसी तरीके से टॉपिक का फॉर्मेशन भी करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका, उसके बाद जो पाल कला है इसके अंतर्गत जो मूर्ति कला आती है, चित्रकला, स्थापत्य कला, मृण मूर्तियां, भित्ति चित्र, इन सारी चीजों का विशेषता देखेंगे। दैट मीन्स इन पे किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक प्रभाव पड़ा है तत्कालीन समाज का, इसके विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भौगोलिक प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अंततोगत्वा निष्कर्ष हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इतना बात आपको, मतलब इतनी बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे साथ आप जुड़े होना था, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यदि आप इस बैच को मतलब लेना चाहते हो, इसका मेंबरशिप प्राप्त करना चाहते हो अचीवर बैच का, तो ये 2499 रुपये में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड पेपर प्लस 100+ टॉपिक इसमें एसए के भी कवर करे जाएंगे। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और सारे क्लास वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा पेड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसी पे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग आपको सारी चीजें मिलेंगी। 2499 रुपये। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 98 10 63 88 05 और दूसरा नंबर है 97 170 58 805। इन दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब भूमिका कैसे लिखेंगे इस टॉपिक का। तो अमूमन सब जानते हैं कि बिहारी कला परंपरा जो है अत्यंत समृद्धशाली रही है और इसको पोषित करने में अनेक राज धर्मों और तत्कालीन धर्म का जो है काफी ज्यादा
प्रभाव रहा है, जैसे मौर्यन काल, पाल काल और गुप्त काल आदि का काफी योगदान रहा है। तो इसके साथ साथ विविध धर्मों का इस पे प्रभाव भी रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, पाल कला में कला परंपरा को इसमें और ज्यादा मजबूती मिली और इसके साथ साथ नालंदा, विक्रमशिला तथा उदांतपुरी कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो मतलब ये भूमिका ओवरऑल जो लिखते हैं उसको आपने लिख लिया। अब एक एक करके इसमें जो भी था, चाहे वो स्थापत्य कला था, चाहे मृण मूर्तियां थी, या भित्ति चित्र था, या ताम्रलिपि थी, ये चित्रकला था, सारी चीजों को समझेंगे काफी साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। देखिए, किसी चीज को सीखने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप धैर्य से किसी चीज को शिद्दत से यदि नहीं चाहोगे तो आपको प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। यदि पाल काल की कला को देखें, डैट मीन्स पाल कला को देखें, तो मुख्यतः इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। देखिए, ऐसा डायग्राम जो है आपके आंसर राइटिंग में भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग को लुक्रेटिव बनाता है और थोड़ा सा कैची बनाता है। लोगों को लगता है कि हाँ, इन शॉर्ट में जो भी एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को पता है कि नहीं है। ठीक है, यदि मूर्ति कला का देखें तो ये मुख्यतः कांस्य और प्रस्तर की मूर्ति कला जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, कांस्य और प्रस्तर क्या है, ज्योग्राफिकल यहाँ पे मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है कि कला में किस चीज का उपयोग हो रहा था मूर्ति कला में। तो कांस्य जो कि उस समय तत्कालीन अर्थव्यवस्था में अवेलेबल था, और इसके साथ साथ प्रस्तर मूर्ति कला, पत्थर पे मूर्ति कला जो है आपको देखने में मिलेगी, जिसके प्रवर्तक हैं क्रमशः धीमन और विद्पाल। बौद्ध मूर्तियों की इसमें प्रधानता है। जो भी आप मूर्ति कला में देखोगे तो सबसे अधिक अलौकिकतेश्वर आपको मिलेंगे, बोधिसत्व मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हिंदू देवी देवताओं की भी आपको प्राथमिकता मतलब देखने को मिल जाएगी मूर्तियां। तो ऐसा कहा जा सकता है, कंक्लूजन जब आप देखोगे कि इसमें बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड मूर्तियां हैं। सारे जो चाहे मतलब पाल काल में आप देखो या मॉडर्न पीरियड में, सब लोग जो है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म का पक्ष पोषण किया, उसको संरक्षित किया। तो इसीलिए इसमें देखोगे कि हिंदू देवताओं की भी, देवी देवताओं की भी कुछ आपको मूर्तियां मिल जाएंगी। तो इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो सौहार्द का काल था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष काल था। यदि चित्रकला की बात करें तो इसमें पांडुलिपियों और दीवारों पे आपको चित्रकला मिल जाएगी। पांडुलिपियों पे चित्रित आपको मतलब लेख मिल जाएगा। इसके साथ साथ दीवारों पे चित्रकला जो करी जाती है वो मिल जाएगी। इस पर तांत्रिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आपको पूरा पीडीएफ नोट्स में एलोबरेट करके मैंने लिख दिया है। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको टोटल चीजें मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ नोट से रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं स्थापत्य कला की बात करें तो यह मुख्यतः ईंट आधारित थी। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी उस समय कितना डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का कितना डेवलपमेंट हुआ है तत्कालीन कला के मतलब विकास में, तत्कालीन समाज में, ये भी जो है काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो ईंट, पकी ईंटों से आप देखोगे कि वहां के उस समय के जो मकान बनते थे, चाहे वो आप नालंदा को देखो, विक्रमशिला को देखो, उदंतपुरी को देखो, सब में जो है पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्यों स्फूर्तों आदि का निर्माण जो है स्थापत्य कला के अंतर्गत किया गया है। अब एक एक करके इन सारी चीजों की विशेषताएं जो है इसको काफी मतलब डिटेल से देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे साथ में आपको समझाते जाऊंगा कि किसी भी कलात्मक टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना तो किन किन विधियों से आपको समझना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मूर्ति कला की। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस काल में जो है कांस्य और प्रस्तर की मूर्ति कला की एक नवीन शैली का उदय हुआ। तो ये कांस्य क्यों, मतलब ये लोग कांस्य का क्यों उपयोग करते थे? आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कांस्य जो है किन मतलब ये जो है मिश्रण है तो किन किन धातुओं का मिश्रण है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे कमेंट करके बताओ। साथ में प्रस्तर मूर्ति कला की एक नवीन शैली का मतलब उदय हुआ। तो आप देखोगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, यदि अर्थव्यवस्था में या उसके मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में कोई चीजें ऐसी हैं, विशेष हैं, जो कलात्मक रूप से उपयोग हो सकती हैं या विशेष नहीं है, तत्कालीन समय के लिए विशेष होती हैं, तो वो कला पर भी प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए चूंकि कांस्य, वहां उस समय कांस्य की खोज हो चुकी थी, तो कांस्य का भी यहाँ पे आपको प्रभाव मिलेगा इसका मूर्ति कला पर। ठीक है, तो कांस्य का भी उपयोग होने लगा मूर्ति कला पे। इसके प्रवर्तक क्या है? तो देखिए, कोई भी जब आप कोई एकदम से नया ट्रेंड देखोगे तो उसके कोई ना कोई प्रवर्तक होंगे, चाहे आप वर्तमान में देखो या मतलब भविष्य में
आएगा तो उसके भी प्रवर्तक होंगे, या भूतकाल में अध्ययन करोगे तो उसके भी कोई ना कोई प्रवर्तक होंगे। तो इन जो कांस्य और प्रस्तर मूर्ति कला का नया ट्रेंड चला, इसके प्रवर्तक थे धीमन और वितपाल। ये क्रमशः धीमन जो है धर्मपाल के समय थे, और वितपाल जो है ये देवपाल के समकालीन थे। देवपाल ने वहीं नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी, और धर्मपाल के बारे में आपको पता ही है, सबको बारे में पता है, प्रीलिम्स के लिए अमूमन पढ़ते हो। तो इन मूर्तियों की और क्या क्या विशेषता थी? यह मूर्तियां विशेषता ढलवा किस्म की होती थी, मतलब ऐसे नहीं कि उसमें छेनी हथौड़ी से या कोई मशीन से ड्रिलिंग वगैरह करके कलाकारी करके लोग बनाते थे, नहीं, ढालवा किस्म के। पहले ही से सांचा तैयार होता था, कांसे को पिघला के उसमें डाल दिए और मतलब उसको निकाल दिए। तो जो कांस्य मूर्तियां थी वो ढालवा किस्म की थी। उदाहरण नालंदा, कुकरीहार, फतेहपुर, बोधगया, राजगृह आदि से प्राप्त मूर्तियां जो है ये कांस्य मूर्तियां हैं, और आप जब उसको देखोगे संग्रहालय में जाके तो आपको ढालवा किस्म की लगेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसका स्वरूप, दैट मीन्स ये मूर्तियां किनकी थी, तो ये आपको मुख्यतः बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, तारा आदि की मूर्तियां आपको यहाँ पे देखने में मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें जो हिंदू देवी देवता लोग थे उनकी भी मूर्तियां आपको देखने के मिलेंगे, जैसे विष्णु भगवान, बलराम, सूर्य, उमा महेश्वर, गणेश आदि की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जहां ये जो पाल काल था, ये बौद्ध पीरियड का हाई काल था एक तरीके से, यहाँ पे बौद्ध धर्मों का ज्यादा संरक्षण किया जाता था, फिर भी जो राजशाही के द्वारा जो मूर्ति कला को संरक्षण प्राप्त हुआ उसमें हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाल कला जो है धार्मिक सौहार्द का काल था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए ये साइंटिफिक धीरे धीरे छोटे छोटे से साइंटिफिक टेम्परामेंट होते हैं, साइंटिफिक क्लिक बिट होते हैं। जब आप इसको समझते जाओगे ना तो चीजें जो है आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार जब आप पाल कला समझ लिए तो आप कोई भी कला, जो मॉडर्न पीरियड का समझ लोगे, गुप्त काल का समझ लोगे, इसके साथ साथ पटना कलम चित्रकारी समझ लोगे, सारी चीजें समझ लोगे, ठीक है। अब मान लीजिए इन्हीं लोगों को ये संरक्षण पाल काल में क्यों कहा जाता है कि ज्यादा जो है बिहार में जो कला की परंपरा थी पाल काल में ज्यादा समृद्ध हो गई, क्यों? क्योंकि राज्य संरक्षण जो है, ऑब्वियस उस समय राजशाही था तो राज्य संरक्षण उस समय ज्यादा मिलता था, कलाकारों को प्रमोट किया जाता था, इसीलिए ये ज्यादा जो है हाई लेवल पर ये पहुंचे। यदि प्रमोशन नहीं होता इनका तो ये नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, संरक्षण भी किसी भी कला के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी मधुबनी पेंटिंग में हम जो हाइप जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संरक्षण की वजह से ही ऐसा हो पाया है, ठीक है। नहीं तो एक समय पे ऐसे लगता था मधुबनी पेंटिंग जो है मिट जाएगा सोसाइटी से। तो किसी भी कला को संरक्षित करना जो है काफी ज्यादा जरूरी होता है। कला हमारे धरोहर होते हैं। इसके बाद प्रस्तर मूर्तियां, दैट मीन्स पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो इनकी विशेषताओं के क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। एक बार जब आपने समझ लिया सारी चीजें, अब प्रस्तर मूर्तियों की विशेषताएं लिखिए, जो उसकी विशेषताएं हैं तो आप देखोगे यहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन में काले बेसाल्ट पत्थर मिलते थे आसपास में, तो यहाँ पे काले बेसाल्ट पत्थर से बनी है जो भी पत्थर की मूर्तियां हैं आप देखोगे। इन मूर्तियों में प्राय शरीर के अगले भाग को ही, जो ये फ्रंट एरिया है, इसी को दिखाया गया है, पिछले भाग को उतना नहीं दिखाया जाता है। बाय चांस ही एक दो मूर्ति में आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना जो है क्लियरिटी नहीं मिलेगी, उतना जो है अच्छे तरीके से पिछले भाग को नहीं दिखाया गया है। इसमें देवी देवताओं का चित्रण, लेकिन प्रधानता जो है केवल तथागत बुद्ध की मूर्तियों की है। शिल्पगत परिपक्वता का उदाहरण, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे इन मूर्तियों को तो लगेगा कोई मतलब बहुत ही कुशल कारीगरों के द्वारा जो है, कुशल कलाकारों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। इसमें मौलिकता का अभाव है। अब ये मौलिकता क्या होती है? जैसे मैं जैसे हूं ऐसे दिख रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया मौलिक दिखावा, मतलब मौलिक रूप में मैं जैसे हूं आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो ये है मौलिक दिखावा। अब मैं क्या कहूं, मेरे बाल थोड़े से इसमें से ऊपर से निकल गए हैं तो मैं बिग पहन के आऊं या खूब मेकअप करके आऊं, तो ये क्या हो गया? मौलिकता से दूर भागना, ठीक, मतलब कृत्रिम की ओर बढ़ना। तो आप मूर्तियों में देखोगे तो इसमें मौलिकता कम नजर आएगी। ओवरलोडेड गहना देखोगे, बहुत ज्यादा श्रृंगार देखोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ज्यादा कृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियली रूप से इसे ज्यादा सजाया गया है, मौलिकता इसमें कम है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मृण मूर्तियां की बात करें
देखिए मृण मूर्तियां काफी पहले, मृण समझिए, मृण मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी की मूर्तियां, ऐसे टेराकोटा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको ध्यान में रखना। तीनों चीजें इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखते हुए चलो, ताकि देखिए आप जब एक प्रशासक बनते हो ना, तो आपके सामने कोई जरूरी नहीं है केवल हिंदी में लेटर रहेगा, इंग्लिश में भी लेटर रहेगा। पता चले केंद्र सरकार से लेटर आ जाए तो आप क्या करोगे? अपने सहायक से या अपने सबॉर्डिनेट से उसको पढ़ के समझोगे, कहोगे कि इसको जरा पढ़ के समझा देना, अपने पीए से समझोगे, ठीक है। जब एसडीएम बन जाओगे, उससे हाई पद पे जाओगे, प्रमोशन होगे, तो अभी से जो है मेहनत करो धीरे धीरे, और सारी चीजों का एक्युमुलेशन करते रहो, ज्ञान अर्जन करते रहो। तो मृण मूर्तियां की उदाहरण मतलब इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो ये दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी, ठीक है। और इसमें जैसे लौकिकता है ना, जैसे कि हमारी सोसाइटी है, तो हमारी सोसाइटी में सुख दुख, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पर्व त्योहार सब हम मनाते हैं। तो इन मूर्तियों में भी आप देखोगे तो ये सारी चीजों का जो है यहाँ पे आपको वो मिलेगा, छाया मिलेगी इसमें, ठीक है। हर एक चीज पे कहीं ना कहीं आपको मूर्तियां मिल जाएगी। इसके साथ साथ लोगों के दैनिक जीवन की भी झलक है इसमें। बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का इस मूर्तियों पे, मृण मूर्तियों पे जो है प्रभाव है। तो ओवरऑल आपने सारी चीजें समझ ली, मूर्ति कला के बारे में आपने सारी विशेषताओं को देख लिया, पाल कला में क्या क्या था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि आगे क्या, ठीक है। अब बात आ जाती है स्थापत्य कला की, माफ कीजिएगा, यह स्थापत्य कला, ठीक है। ये उदंतपुरी का वो है विश्वविद्यालय। अब यहाँ इसका फोटो मैंने आपको यहाँ पे एक चिपका दिया है। देखिए मैं ये नेट से लिया हूँ, मतलब ये कितना सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सर्च मारा तो मुझे ये मिला। इसके साथ साथ स्थापत्य कला में देखोगे तो नालंदा हो गया, उदंतपुरी हो गया, सोमपुरी हो गया, इसके साथ साथ विक्रमशिला हो गया। इन सबका जो है निर्माण इसमें देखने को मिलता है। और इन सबका निर्माण जो भी विश्वविद्यालय हैं या जो भी उस समय के महल वगैरह होते थे, ये पक्की ईंटों पर आधारित थे, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल प्रभाव भी कला पर पड़ता है। जैसे मॉडर्न पीरियड में देखोगे ना, तो मॉडर्न पीरियड में राजप्रसाद जो है वो क्यों विखंड मतलब छत विक्षत अवस्था में मिलता है? क्योंकि उस समय प्रस्तर वगैरह का उतना यूज नहीं होता था, पके हुए ईंटों का उतना यूज नहीं होता था। तो उस समय लोग लकड़ी काट उठ के महल बनाते थे, मकान बनाते थे, तभी तो विनष्ट हो गया है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हम टेक्निकली कितने एडवांस स्टेज में है, इसका भी प्रभाव कला पे पड़ता है। या ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पे कला डेवलपमेंट हो रही है वहां पे क्या क्या अवेलेबल है, इसका भी प्रभाव कला पे पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखना। बिहार और बंगाल के विभिन्न भागों में चैत्यों और बिहारों के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण जो है स्थापत्य कला की ये विशेषताएं हैं पाल काल के, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें अन्य विशेषताएं नहीं है, बस ये सारी चीजें। अब भव्यता तो है ही, भव्यता विशालता तो थी ही, ये चीज ध्यान में रखना। अब बात आ जाती है चित्रकला की। चित्रकला काफी इंपॉर्टेंट है। चित्रकला को यदि हम देखें तो इसको दो भागों में आप बांट सकते हो, पांडुलिपि में और दूसरा भित्ति चित्र मतलब दीवार चित्रकला में, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पांडुलिपियां, चित्रित पांडुलिपियां जो हैं इसमें वो ताम्र पत्र पर लिखी गई थी, ठीक है, पाल कला में। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसके हैं अष्ट सहस्रिका, प्राग्ञ पारमिता और पंचरक्ष आदि। ये बुद्ध के जीवन का इसमें चित्रण हुआ है। ये पांडुलिपियां किस पे लिखी गई हैं? ताम्रपत्र पे लिखी गई हैं, ठीक है, चित्रित रूप से लिखी गई हैं। और ये ध्यान में रखना, ये सारी चीजें यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ओवरऑल मेंस के लिए पढ़ते हो ना, तो आपका प्रीलिम्स भी साथ साथ में बहुत सारी चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी। अब यहाँ पे पूछ दे प्रीलिम्स में कला का प्रभाव पड़ता है और उसका ऑप्शन दे दो उसमें, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का, आर्थिकी का, तकनीक का, संस्कृति का, धर्म का, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप पढ़े हैं या उसका सारा डिटेल एनालिटिकल अप्रोच के साथ चीजों को आपने कैप्चर कर रखा है अपने दिमाग में, तभी तो आप कर पाओगे। अमूमन जो नॉर्मल बच्चे फैक्चुअल ओरिएंटेड होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप इन चित्रों में, कुछ चित्रों में देखिए, पहले हम प्राथमिक रंग मतलब मेन रंग यूज करते हैं। तो मेन रंग को हिंदी में प्राथमिक रंग कहा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसकी शेडिंग करते हैं। शेडिंग के लिए द्वितीय कलर का उपयोग करते हैं। एक कलर में दूसरे कलर मिला के नया कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक रंगों की बात करें पांडुलिपियों में, तो लाल, नीला तथा उजला कलर का जो है इसमें ज्यादा उपयोग किया गया है।
वही द्वितीयक रंग में हरे, काले, धूसर, बैगनी का उपयोग हुआ है। तो ये विशेषताएं हैं, अमूमन ये याद करने वाली चीजें हैं, कुछ ज्यादा समझाना नहीं, बट मैंने बता दिया कि कला पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो जब आप किसी भी कला के टॉपिक को आप पढ़ो तो इस एंगल को, सारे एंगल को आपको देख के पढ़ना चाहिए। अब अमूमन अब आपसे कोई कहे कि बौद्ध नहीं, मौर्यन जो पीरियड था उस समय के मतलब मूर्ति कला के बारे में या प्रस्तर कला के बारे में डिस्कशन करें तो आपको पता है कि कला पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो जब आप मूर्ति कला के बारे में पढ़ोगे या प्रस्तर कला के बारे में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। अरे यहाँ पे धर्म का कोई वो तो दिया नहीं है, एंगल दिया नहीं है, धर्म का इसमें क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बौद्ध धर्म तो काफ़ी ज़्यादा था मौर्यन पीरियड में, तो बौद्ध धर्म का कहीं इसमें तो ये तो नहीं है कि इसके साथ साथ जो जैन धर्म है उसका भी तो कहीं नहीं प्रभाव पड़ा है। ये सारी चीजें आपको मतलब सोचने को मिलेंगी। जब आपको साइंटिफिक, एक बार आपने पर्सनालिटी में आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट ऐड कर लिया ना, तो हर एक चीजों के बारे में सोचोगे कि ये चीज क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कब हुआ, कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, इसके आगे का भविष्य क्या है। ये सारी चीजें आपको आपके दिमाग में हमेशा मतलब खुद ब खुद एक आदत बन जाती है। ये साइकोलॉजी है मनुष्य की, डेवलप हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। तो ये चीज आप समझ में आ गए। भित्ति चित्र की बात करें तो चित्रकला का अन्य रूप जिसके प्रमाण नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हैं। तो यहां पे प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल कला में भित्ति चित्रकला का जो है प्रमाण कहां से मिलता है, तो नालंदा के सराय स्थल से। इसके साथ साथ ग्रेनाइट पत्थर पर बना हुआ है, या भित्ति चित्र बहुत सारे ग्रेनाइट पत्थर पे भी बने हुए हैं। इनमें कुछ जो है ज्यामितीय आकार के फूल हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में। मनुष्यों और पशुओं का भी चित्रण इसमें मिलता है, तथा चित्र बनाने के लिए विभिन्न रंगों का संयोजन, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन का इसमें यूज करा गया है। तो ओवरऑल हमने देखा कि राजशाही के संरक्षण और आर्थिक और तकनीकी रूप से एडवांसमेंट जो है पाल कला में, कला के संरक्षण को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और कला जो है ज़्यादा प्रफुल्लित होती है और कला एक मतलब नए आयाम को छूते हुए नए युग का इसमें आरंभ होता है। और हम बिहार के जो समृद्धशाली इतिहास रहा है उसमें ये अपना योगदान देती है। निष्कर्ष पूरा लिखा हुआ है और निष्कर्ष हमेशा जो है अपना अपना लिखना चाहिए हर एक व्यक्ति को, ताकि लगे ना कि ये रेडीमेड चीज़ों से आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने ये समझा दिया। जो इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट था इसको मैंने डेवलप करवा दिया। आई होप कि जब आप किसी भी कला के टॉपिक को पढ़ोगे तो इन सारे आयाम को छूने की कोशिश करोगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और हाँ, मैंने प्रीवियसली जो मौर्य कला था उस पर मैंने PDF नोट्स केवल अवेलेबल कराया हूँ। यदि आपको लगता है कि उसका भी आपको समझना है, उसका भी वीडियो लेक्चर चाहिए आपको, तो मतलब बता दो मुझे, टेलीग्राम कर दो, मैं उसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।